हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यार, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया। रौनक ने उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई नीलम के चेहरे पर उभरे भाव को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये कौन है? नीलम ने रौनक की प्रतिक्रिया का कोई जवाब ना देकर घर में बैठकर चावल साफ कर रही महिला की ओर इशारा करके प्रश्न किया। मेरी माँ है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अरे, ऐसे कैसे जा रही हो? तुम तो मेरी माँ से मिलने आई थी ना? हाँ, तो मिल तो ली ना, और क्या करना है? एक मिनट रुको, जरा मैं माँ से भी तो पूछ लूँ कि इन्हें तुम पसंद आई या नहीं। एक काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो ना, फिर क्यों बेवजह मुझे रोककर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मेरा घर और हम माँ बेटे का रहन सहन पसंद नहीं आया तो साफ साफ बता दो, ताकि मैं बिना अपने दिमाग पर प्रेशर डाले आसानी से इस डिसीजन पर पहुंच जाऊं कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम ये तो मान ही लो कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे तुम्हारा घर और घर के लोगों का रहन सहन पसंद नहीं आया। इसकी वजह तो यह है कि मुझे झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की शुरुआत करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने तुमसे रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कौन सा झूठ बोला? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कोई झूठ नहीं बोला? नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि या नहीं तुम्हारी माँ इंडियन पब्लिक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। हाँ, तो इसमें झूठ जैसी कौन सी बात है? इसमें जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। झूठ खुद ब खुद अलग हो जाएगा। एक्चुअली इस बात में सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ इंडियन पब्लिक स्कूल में जॉब करती हैं, लेकिन स्कूल में झाड़ू पोछा और टीचर से स्टूडेंट को पानी पिलाने का। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एक काम तुच्छ या घटिया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि कोई लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने से इनकार न कर दे, इस डर से उसे एक स्कूल में काम वाली बाई का जॉब करने वाली माँ को स्कूल टीचर बताकर बेवकूफ बनाना हर एंगल से गलत है। मेरे भैया के पढ़ लिख कर जॉब में लगने से पहले मेरी माँ भी हम लोगों की जिंदगी काटने के लिए कोई दूसरा काम कर पाने में सक्षम ना होने की वजह से लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने और बर्तन कपड़े धोने का काम करती थी। पर मैंने ये बात तुमसे कभी नहीं छुपाई, क्योंकि मैं ये सच्चाई छुपाकर अधूरे सच या झूठ की बुनियाद पर अपनी लाइफ के सबसे बड़े रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। जबकि तुम मेरी और मेरी फैमिली की आंखों में धूल झोंककर हम दोनों के लिए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। इसलिए गुड बाय टू यू। बेटी, एक मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए तो पुनर्विचार कर लेना, और अपने फैसले पर कायम रहना सही लगे तो कायम रहना। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी और ना अपने बेटे को करने दूंगी। अपने काम में लगी रहकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रही रौनक की माँ आशा ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़कर नीलम से उसकी बात सुनने का अनुरोध किया तो नीलम के घर के बाहरी द्वार की ओर बढ़ते कदम रुक गए। मैं आपकी जरूर सुनूंगी, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि यदि आपने मुझे ये यकीन दिलाने के लिए रोका है कि आप इंडियन पब्लिक स्कूल में काम वाली बाई का जॉब नहीं करती हैं, बल्कि वहां एज ए टीचर जॉब करती हैं, तो इसमें सिर्फ आपका और मेरा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मैं 3 दिन पहले उस स्कूल में टीचर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, और इस दौरान मैं अपनी आंखों से आपको उस स्कूल में इंटरव्यू लेने वाली पैनल को चाय कॉफी सर्व करते देख चुकी हूँ। नीलम ने पलटकर आशा के करीब आते हुए उसकी बात पर प्रतिक्रिया दी। बेटी, तुम मुझे उस स्कूल में काम करते नहीं देखती, तब भी मैं ये नहीं कहती कि मैं उस स्कूल में काम वाली बाई की नौकरी नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मुझे भी न झूठ बोलना पसंद है और न झूठ सुनना। तो फिर आप मुझे बचपन से आज तक क्यों बताती रही कि आप इंडियन पब्लिक स्कूल में टीचरशिप करती हैं? आशा की दूसरी बार में कही गई बात सुनकर रौनक ने उससे सवाल किया। बेटा, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं उस स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैंने हमेशा तुमसे ये कहा कि तुम्हारी माँ उस स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी करती है। आप और मेरी माँ अलग अलग महिलाएं हैं क्या? जो आपके इस तर्क से आपकी बात झूठ से इस सच में बदल जाएगी कि आप खुद की नहीं बल्कि मेरी माँ की उस स्कूल में टीचरशिप करने की बात कहती थी। हाँ,
और यही राज की बात बताने के लिए मैंने तुम्हारे इस दोस्त को रोका है। माँ प्लीज आप अपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए कोई और झूठ मत बोलो। नीलम तुम जाओ यार, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे इमोशंस हर्ट हुए। रौनक तुम्हें भले ही इनकी बातें मनगढ़ंत लग रही हो, पर मुझे इनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है, इसलिए इन्हें वो बता देने दो जो ये बताना चाह रही हैं। आंटी प्लीज आप बताइए। बेटी दरअसल बात यह है कि रौनक मेरा बेटा तो है, पर मैं उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। इसकी जन्म देने वाली माँ इंडियन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेखा देवी हैं। जब उन्होंने 1.5 साल की उम्र में इसे मेरी गोद में डाला तब वे उस स्कूल में टीचर थी, और जब तक इसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछना बंद नहीं किया तब तक वे वहाँ टीचर के रूप में काम करती रही। इसलिए ये जब भी पूछता था माँ आप काम क्या करती हैं, तो मैं इसे कह दिया करती थी तुम्हारी माँ इंडियन पब्लिक स्कूल में टीचर है। और जब इसकी माँ 15-16 साल पहले जब उस स्कूल की प्रिंसिपल बनी तब तक इसने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया कि इसकी माँ क्या करती है। इसलिए मैंने भी इसे कभी ये नहीं बताया कि इसकी माँ टीचर से प्रिंसिपल बन गई है, क्योंकि ये इसकी अपनी असली माँ के काम के बारे में ना पूछकर मेरे काम के बारे में इसलिए पूछता था क्योंकि ये मुझे ही अपनी माँ समझता था। पर मैं जानती थी कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे इसकी असली माँ की नौकरी के बारे में बता देती थी, ताकि इसे अपने सहपाठियों को ये बताकर शर्मिंदा ना होना पड़े कि ये एक काम वाली बाई का बेटा है, जो कि ये असल में है भी नहीं। अब तुम बताओ कि मैंने इससे झूठ बोला या सच, और इसने तुमसे झूठ बोला या सच। इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि श्रीमती रेखा देवी ने इसे आपकी गोद में क्यों डाला था। इसकी वजह काफी लंबी चौड़ी है, पर मैं तुम्हें संक्षेप में सुना देती हूँ। इसकी माँ एक अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे अनाथ लड़के से प्रेम विवाह किया था जिसके पास संपत्ति के नाम पर अपने पिता का एक छोटा सा मकान भर था। दोनों शादी के बाद करीब 2 साल तक एक साथ इस मकान में रहे और साथ साथ इंडियन पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी भी करते रहे। इसके बाद इसका जन्म हुआ तो इसकी माँ ने नौकरी छोड़ दी और इसकी देखभाल करने लगी, लेकिन जब वह करीब 6 माह का हुआ तब इसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस वजह से इसकी माँ को दोबारा अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। मैं उस समय भी उसी स्कूल में अभी वाला ही काम करती थी। घर में इसकी कोई देखभाल करने वाला न होने की वजह से इसकी माँ इसे अपने साथ स्कूल लेकर जाया करती थी, जहां मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर इसकी देखभाल करती थी। इसी तरह 1 साल बीता, लेकिन फिर अचानक इसकी माँ के सामने एक ऐसा दोराहा आ गया जहां से उसे अपने बच्चे या सुखी जिंदगी में से एक को चुनना था। दरअसल हुआ ये कि उस 1 साल की अवधि में उस स्कूल के प्रिंसिपल के इकलौते बेटे की पत्नी का देहांत हो गया और प्रिंसिपल को स्कूल की कई युवा शिक्षिकाओं में से इसकी माँ ही अपने इकलौते बेटे की नई जीवन संगिनी बनने लायक लगी। अमीरी में पली बढ़ी इसकी माँ 3.5 साल की तंगहाल जिंदगी से काफी ज्यादा ऊब गई थी। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल के प्रस्ताव के साथ साथ उनकी एक शर्त भी स्वीकार कर ली कि उन्हें अपना बच्चा किसी अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ेगा। ये जानने के बाद मैंने इसे इसकी माँ से मांग लिया और उन्होंने मुझे इसके साथ साथ इसके पिता का एक घर भी दे दिया। मुझे मेरे ससुराल वालों ने शादी के 3 साल तक बच्चा ना होने के कारण बाज समझकर 1.5-2 साल पहले घर से निकाल दिया था, और मेरे भाई भाभी ने एक बार बड़ी मुश्किल से निकाले गए मेरे जैसे बेमतलब को बोझ को दोबारा घर में प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसलिए मैंने इसे ही ईश्वर का भेजा हुआ एकमात्र सहारा समझकर पाल पोसकर बड़ा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। बस यही इसके मेरे साथ और मेरे इसके साथ होने की वजह है। आंटी अब मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। दरअसल रौनक तो मुझसे झूठ नहीं बोला क्योंकि इसे ये सब पता नहीं था, लेकिन आप सारी सच्चाई पता होने के बावजूद इससे ये झूठ बोलती रही कि इसकी माँ इंडियन पब्लिक स्कूल में टीचरशिप करती हैं। इसे मैं झूठ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी नज़र में आप और इसकी माँ 2 अलग अलग महिलाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही महिला है। इसकी असली माँ सुखी जीवन पाने के लिए इसे किसी और की गोद में डालकर दोबारा अपनी नई गृहस्थी बसा लेने
वाली श्रीमती रेखा देवी नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी व मोह की वजह से दोबारा अपनी गृहस्थी बसाने के बारे में न सोचकर अपने आप को इसी के लालन पालन के लिए समर्पित कर देने वाली आप हैं। आपने अपनी ममता की छांव से एक अनाथ और बेसहारा बच्चे को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन आपने जो झूठ बोला उसकी सजा भी आपको मिलनी चाहिए, और उसकी सजा यह है कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मेरी जैसी हर समय बकबक करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर उम्र भर झेलना पड़ेगा। बोलिए, आप ये दोनों सजा भुगतने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। थैंक्स कहने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना होगा मुझे? हम दोनों माँ बेटे को एक एक प्याला चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी। ओके, लेकिन मैं भी एक प्याला पीऊंगी, ठीक है? मैं तुम्हें पीने के लिए मना कर दूंगी तो तुम भी चाय बनाने से मना कर दोगी क्या? बनाने से तो मना तो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इस घर में बहू बनकर आने का रास्ता अपने लिए बंद नहीं करना है, पर बनाने में उतनी मेहनत भी नहीं करूंगी जितनी मेरा प्याला भी शामिल होने पर करूंगी। फिर तो तुम अपने लिए भी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या पता तुम्हें ठीक से चाय बनानी आती भी है या नहीं। ऐसा तो सोचना भी मत, क्योंकि काम वाली बाई की बेटी हूँ, इसलिए घर के लगभग सारे काम में एक्सपर्ट हूँ, और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं काम वाली बाई की ही बहू भी बनने जा रही हूँ। घर के काम में एक्सपर्ट हो या नहीं, ये तो तुम्हारा काम देखकर ही बता पाऊंगी, पर अभी मैं ये बता सकती हूँ कि तुम बातें करने में काफी एक्सपर्ट हो। ये बात तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं बातें करने में एक्सपर्ट नहीं होती तो इतना हैंडसम बंदा मेरे जाल में नहीं फंसता था। नीलम, मुझे लगता है तुम ये भूल गई हो कि तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं, बल्कि मेरी माँ है। आई थिंक तुम्हें अपनी इस बचकानी बात के लिए माँ को सॉरी बोलना चाहिए। रौनक ने नीलम को चेताया और उसे एक सलाह भी दे दी। बेटी, तुम्हें इसकी बेमतलब की सलाह मानकर मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मेरे साथ अपनी हम उम्र फ्रेंड की तरह बर्ताव करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आशा की बात मानकर नीलम ने उसे सॉरी तो नहीं बोला, पर वो आशा को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देने से खुद को रोक ना सकी। बेटा, रौनक को समझाओ कि जिंदगी में अपनी तकदीर बदलने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अपने 1.5 वर्षीय बेटे की ड्रेस चेंज कर रही नीलम के पास आकर आशा ने बेचैनी के साथ कहा, माँ, मुझे उन्हें जो समझाना था समझा चुकी हूँ, और अब मैं आपके कहने पर उनसे कोई और बात नहीं कहूंगी, इसलिए आप बेचैनी से एक कमरे से दूसरे कमरे में आना जाना बंद कर दीजिए और आराम से एक जगह बैठ जाइए। आशा की बात के जवाब में नीलम ने उससे शांत स्वर में कहा, क्या समझाया तुमने उसे? यही कि सिर्फ जन्म देने से कोई किसी की माँ नहीं हो जाती। किसी बच्चे की असली माँ वो होती है जो उस बच्चे के लालन पालन को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता समझती है। यानी तुमने उसे अपनी असली माँ के साथ उनके घर जाकर रहने के लिए समझाने की जगह मुझे छोड़कर उनके साथ न जाने के उसके गलत फैसले पर अपने समर्थन की मुहर लगा दी, और उसके अपनी जिद छोड़ देने की जो थोड़ी बहुत संभावना थी उसे भी जड़ से खत्म कर दी। जी हाँ बेटा, भावुकता में मत बहो, समझदारी से काम लो। तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। रौनक अपनी माँ के साथ जाकर रहने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसे अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए मामूली सी तनख्वाह के लिए दिन भर किसी दूसरे के स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना घर गृहस्थी का बोझ उठाने में उसका सहयोग करने के लिए तुम्हें दिन भर किसी और के स्कूल में पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेखा मैडम का खुद का स्कूल है जिसमें तुम दोनों अपनी मर्जी से उतने ही समय अपनी सेवा देने के लिए स्वतंत्र रहोगे जितने समय के लिए तुम दोनों की सेवा देने की इच्छा रहेगी। और यह तुम दोनों उनके स्कूल में सेवा देना या कोई और काम नहीं भी करना चाहोगे, तब भी तुम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। साथ ही तुम दोनों के बेटे का भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। लेकिन यदि हम दोनों अपने ऐशो आराम के लिए और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए रेखा मैडम, बेटा तुम उन्हें रेखा मैडम मत कहो, क्योंकि वो रौनक की जन्मदात्री हैं, इसलिए तुम्हारी सास लगती हैं, और तुम उन्हें अपनी सास कहकर संबोधित करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, मैं एक कह रही थी कि हम दोनों अपने ऐशो आराम के लिए और अपने बेटे के
उज्जवल भविष्य के लिए मेरी पूजनीय सास के साथ उस महिला को छोड़कर चले जाएंगे जिन्होंने मेरे पति को बचपन में उनकी मां द्वारा अपनी खुशियों और ऐशो आराम की राह का कांटा समझकर छोड़ देने पर फूल समझकर अपनी ममता की छांव में छुपा लिया था और उन पर पिछले 25 साल से बिना किसी प्रतिफल की चाह में अपनी ममता लुटा रही है। साथ ही पिछले 3 साल से उनकी जीवन संगिनी यानी मुझे मेरी सगी माँ की तरह प्यार दे रही हैं और मेरे बेटे पर पिछले 1.5 साल से सगी दादी की तरह स्नेह की बरसात कर रही हैं। तो हम दोनों पति पत्नी और मेरी सास में क्या अंतर रह जाएगा? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है तुम्हारा और मैं भी तुम्हारे इस प्रश्न में छुपे तुम्हारे डिसीजन पर तुम्हारे साथ हूँ। इंसान को अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम के लिए रिश्तों की डोर नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तो उसका हाल मेरे जैसा हो जाता है। मैंने अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम के लिए अपने स्वर्गवासी पति की पहली बरसी होने से पहले ही उनकी यादों को भुलाकर और हम दोनों के प्यार की निशानी अपने 6 माह के बेटे को छोड़कर नई जिंदगी शुरू की, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज मेरे पास सुख सुविधा और ऐशो आराम के सारे साधन तो हैं, पर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मेरे दूसरे पति की 7-8 माह पहले मौत हो चुकी है। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, देवर जेठ या ननद वगैरह तो थे ही नहीं और हम दोनों का इकलौता बेटा विदेश पढ़ने गया तो वहीं का होकर रह गया। दिन भर तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को देखकर टाइम पास हो जाता है, पर रातों की तन्हाई काटने को दौड़ती है। इसलिए सोचा कि आशा से अपना पहला बेटा वापस मांग लेती हूँ ताकि उसके और उसकी फैमिली के सहारे मेरी जिंदगी कट जाए। पर मैं पगली ये नहीं सोच पाई कि जिस बेटे को मैंने जन्म देने के साथ साथ पाल पोसकर बड़ा किया, मैं उसके लिए कुछ नहीं रही तो जिसे मैंने सिर्फ जन्म दिया है वो क्यों मुझे अपनाएगा। ये मेरी अपने बेटे से कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ अपने अंतर मन का दर्द है। मैं अब जा रही हूँ। ईश्वर आप लोगों की फैमिली को इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से साथ रहने के लिए प्रेरणा देता रहे। रुकिए, कमरे के गेट पर खड़ी आगंतुक महिला अपनी बात खत्म करके अपना निराशा चेहरा लिए वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी नीलम की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह दोबारा पलटकर नीलम की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। आप आशा के द्वार पर कुछ मांगने आई हैं और आशा के द्वार से भी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। आपको आशा की गोद में डाला हुआ अपना बेटा तो वापस नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब आशा का बेटा बन चुका है। पर आप चाहे तो जितना बड़ा बच्चा आपने उसकी गोद में डाला था उतना बड़ा दूसरा बच्चा आपको मिल सकता है। क्या तुम मुझे अपना बेटा देने का ऑफर दे रही हो? आपकी गेसिंग एकदम परफेक्ट है, पर यह सिर्फ मेरा ऑफर है। अंतिम निर्णय आपको लेना है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि इतना बेहतरीन ऑफर ठुकरा दूंगी, पर तुम मुझे इतना बड़ा ऑफर देने से पहले एक बार रौनक से पूछ लेती तो अच्छा होता। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे इस घर में आने के अगले ही दिन इस घर के हम तीनों मेंबर्स के बीच एक इस तरह की सहमति हुई थी कि हम में से कोई भी एक मेंबर बाकी 2 मेंबर से पूछे बिना ही सभी की ओर से कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए आप हमारे घर के अन्य मेंबर्स की मर्जी की परवाह छोड़िए और अपना डिसीजन बताइए। जवाब में आगंतुक महिला ने किसी याचक की तरह अपने दोनों हाथ फैला दिए, जिसमें नीलम ने अपने बेटे को लाकर डाल दिया। बेटा, मेरी एक और छोटी सी इच्छा पूरी करोगी? आगंतुक महिला ने नीलम के बेटे को अपने सीने से लगाने के बाद नीलम से पूछा। मेरे स्कूल की जिम्मेदारी संभालकर मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए स्कूल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। इसके लिए मुझे अपने पति से पूछना पड़ेगा क्योंकि इस काम में मुझे उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप यहीं थोड़ी देर बैठिए, मैं उनसे पूछकर आपको अपना डिसीजन बताती हूँ। माँ, आप भी मेरे साथ आइए क्योंकि आपकी हेल्प के बिना इस बात के लिए उन्हें कन्विंस कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कहकर नीलम कमरे से बाहर निकल गई और उसके पीछे पीछे आशा भी बाहर निकल गई। जिसके बाद आगंतुक महिला नीलम के बेटे को लेकर कमरे के अंदर मौजूद पलंग पर बैठ गई। बेटा, मुझे मम्मा कहोगे? कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद आगंतुक महिला ने नीलम के बेटे को अपनी गोद से उतारकर सामने बिठाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सवाल किया, जिसका उस अबोध बालक ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे दिया। तो बोलो मुझे मम्मा, मम्मा, एक बार फिर से बोलो मम्मा, मम्मा।
बच्चे के मुंह से दोबारा मम्मा सुनने के बाद आगंतुक महिला ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू कर दी। अरे आप रो क्यों रही हैं? करीब 5 मिनट बाद कमरे में दाखिल होकर नीलम ने पूछा। बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में जो आंसू आपको नजर आ रहे हैं वे खुशी के आंसू हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे 25 साल बाद मेरा वही बेटा मेरी गोद में वापस डाल दिया जो मैंने तुम्हारी सास की गोद में डाला था। आगंतुक महिला ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब में कहा और फिर पूछा, क्या कहा तुम्हारे पति ने? उन्हें मैंने आपकी मुझे दी जाने वाली जिम्मेदारी निभाने में मेरी हेल्प करने के लिए तैयार कर लिया है। बेटा क्या आप तीनों मेरे साथ आकर नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि आप जिस घर में रह रही हैं वो आपके दूसरे पति का है जिसमें रहने का सिर्फ आपको अधिकार है, हम लोगों को नहीं है। और इस घर में रहने का अधिकार मैं खो चुकी हूँ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, हाँ पर इतना जरूर कहूंगी हम लोगों पर आपका पूरा अधिकार है और जब चाहे तब हम लोगों से मिलने आ सकती हैं, पर मैं कभी आऊंगी नहीं। ऐसा है तो अब मत आइएगा, हम लोग ही आपसे मिलने आते रहेंगे। तुम लोगों को आना ही पड़ेगा क्योंकि रौनक का छोटा भाई और तुम्हारा देवर मेरे पास रहेगा। ये आप किसकी बात कर रही हैं? अपने इस बेटे की जो मेरे सीने से वैसे लगा हुआ है जैसे 25 साल पहले रौनक लगा करता था। ये आज से मेरा बेटा है तो रौनक का छोटा भाई और तुम्हारा देवर हुआ ना? जी थैंक्स बेटा, अब तुम दोनों उस स्कूल को संभालो और मुझे मेरे बेटे को संभालने दो। स्कूल से जितनी इनकम होगी उसमें से पहले अपनी और स्कूल के बाकी के स्टाफ की सैलरीज और दूसरे खर्चे निकाल लेना और जो बचे वो उससे जरूरतमंद बच्चों के लिए बुक्स, नोटबुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स खरीदकर उन्हें बांट दिया करना, क्योंकि हम दोनों माँ बेटे के मेंटेनेंस के लिए मेरे पास इनकम के दूसरे सोर्सेज हैं। मैं कल स्कूल आकर तुम्हें स्कूल के मैनेजमेंट बोर्ड का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी। अब मैं जा रही हूँ। अरे कुछ खा पी कर तो जाइए। नहीं, इन चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, अब मेरा सारा समय सिर्फ अपने बेटे के लिए है। बाय कहकर आगंतुक महिला घर से बाहर निकल गई। तुमने रेखा मैडम को उनका बेटा लौटाकर बहुत अच्छा काम किया, पर अब तुम्हें जल्दी ही एक और अच्छा काम करना पड़ेगा। आगंतुक महिला के द्वारा आशा और नीलम के घर के सामने से अपनी कार आगे बढ़ा लेने के बाद आशा ने नीलम से कहा, बोलिए क्या करना होगा? मुझे मेरा पोता लौटाना होगा। लौटा दूंगी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो मैं आपको लौटाने वाली हूँ वो पोता ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पोती भी चल जाएगी। थैंक्स मत कहो, पोता या पोती लौटाने का समय बताओ। समय बताने के लिए मुझे आपके बेटे से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं है। बिना सोचे समझे लापरवाही से अपनी बात कह देने के बाद नीलम को जब अपनी बात का मतलब समझ में आया तो उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आशा के सीने में अपना सिर छुपा लिया और आशा भी उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी शर्मिंदगी दूर करने में मदद करने लगी। कुछ दिनों के बाद उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया। रौनक, नीलम और आशा बहुत खुश थे, लेकिन अपने बेटे को अपने से दूर होने का दुख उन्हें अब भी था। अजय ने निर्णय लिया कि अब कोई बेटा अपनी मां से दूर नहीं रहेगा। दूसरे दिन अजय, नीलम और आशा अपने परिवार को पूरा करने के लिए रेखा के घर चल पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।